हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल नीट जेई मास्टर क्लास में। कल हमने यूनिट डायमेंशन एरर चैप्टर शुरू किया था, जिसमें कल हमने 30-31 मिनट में केवल यूनिट्स के बारे में बात करी, सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बारे में बात करा। आज हम डायमेंशंस के बारे में बात करेंगे, फिर हम एरर पे चले जाएंगे। ये सेक्शन काफी इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर का वेट काफी बड़ा है। पिछले दो 3 सालों में, 4 सालों में नीट और जेई दोनों जगह इस चैप्टर से काफी सवाल पूछे जाते हैं। नीट 2025 में भी 2-3 सवाल पूछे, 24 में भी 3-4 सवाल पूछे थे। तो आइए देखते हैं इसमें क्या हो रहा है। डायमेंशंस किसे कहते हैं? देखिए, डायमेंशंस आर द पावर्स टू विच द फंडामेंटल क्वांटिटीज मस्ट बी रेज्ड टू रिप्रेजेंट द गिवन फिजिकल क्वांटिटी। हिंदी में से कहते हैं किसी भौतिक राशि की विमाएं उस राशि को व्यक्त करने के लिए मूल राशियों पर लगाई जाने वाली घातें होती हैं। मूल राशि जैसे कि मास, लेंथ, टाइम। अब जैसे मान लो वेलोसिटी के बारे में बात करूं या फोर्स के बारे में बात करूं, तो फोर्स में क्या होता है? M1 L2 और T-2 होता है। थोड़ी देर में हम बताएंगे ऐसा कि क्यों हुआ। लेकिन जो मैं ये बात कर रहा हूँ कि मास एक बेस क्वांटिटी है, लेंथ बेस क्वांटिटी है, टाइम बेस क्वांटिटी है। उस पे जो पावर लगाई गई है ना, 1, 2, -2, इनको बोलते हैं डायमेंशंस। ये किसके डायमेंशंस हैं? ये फोर्स की डायमेंशंस हैं। ओके। अब आता है डायमेंशनल फॉर्मूला कि सर डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है। तो उसमें अपन क्या करते हैं, जैसे एक ब्रैकेट के अंदर बंद करके और इन डायमेंशंस को उस पे पावर पे लगा के ऐसे और ऐसे दिखा देते हैं। तो इसको बोलते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला। फिर सर डायमेंशनल इक्वेशन क्या होती है? भाई देख, जिस चीज की वो होती है डायमेंशन, फॉर्मूला उसके सामने उसको लिख दें और उसको इक्वल टू लगा के और ऐसे जो पावर है वो लिख दें। तो इस चीज को बोलते हैं डायमेंशनल इक्वेशंस। क्लियर? तो जो पावर लगते हैं उन्हें बोलते हैं डायमेंशंस। उन पावर्स को अगर ब्रैकेट में बंद करके ऐसे ढंग से दिखा दें, MLT पे जो भी पावर है, उन्हें बोलते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला। और डायमेंशनल इक्वेशन वो है जिस चीज का वो होता है उसको उसके सामने रख दिया जाए तो आता है डायमेंशनल इक्वेशन। ओके। अब जैसे वेलोसिटी के बारे में बात करूं, तो वेलोसिटी होता है लंबाई अपॉन समय। मास तो इसमें है नहीं, तो वेलोसिटी का डायमेंशनल इक्वेशन हो गया M0 L1 और T-1। तो इसमें 0, 1 और -1 क्या है? 0, 1 और -1 क्या है? ये डायमेंशंस हैं किसकी? वेलोसिटी की। और डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वो सिर्फ इतना होगा, और डायमेंशनल इक्वेशन होगी वो ये हो गई। आई थिंक आपको बात समझ में आ गई होगी। अब आगे चलते हैं। मैंने कुछ चीजें लिखी हैं, उनकी डायमेंशन अपन याद करेंगे। जैसे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही लंबाई को दर्शाती हैं। तो इसलिए इसका जो आंसर होगा वो अपना होगा, क्या होगा? अपना आंसर होगा डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का लंबाई। कि सिर्फ लंबाई है सर, तो मास पर क्या है? 0, लंबाई पर 1 और टाइम पर 0। ठीक, ऐसे अपन लिख देंगे। फिर आता है डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, दोनों हो गए मास। मास में सिर्फ मास ही है, तो मास पर 1 पावर और लंबाई और टाइम पर 0 पावर। टाइम पर क्या होगा? मास पर 0, लंबाई पर 0, टाइम पर 1। जल्दी से खत्म करते हैं इसको, इजी कॉन्सेप्ट है। एरिया में क्या होगा अब बताओ। देखिए, एरिया क्या होता है? किसी भी लंबाई का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? मास पर 0, लंबाई पर 2 और टी पर 0। अब वॉल्यूम, कोई भी वॉल्यूम क्या होता है? x³ लंबाई का क्यूब होता है किसी भी वॉल्यूम में। तो आपके यहाँ पे डायमेंशन बनेगी M0, लंबाई पर 3 और टाइम पर 0। ठीक। डेंसिटी क्या होता है? देखो, डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम। मतलब कि मास पर 1 और वॉल्यूम नीचे था, तो L की पावर -3 और T की पावर 0। ओके। ओके सर। अब आता है वेलोसिटी। वेलोसिटी होती है लंबाई अपॉन टाइम, लेंथ अपॉन टाइम। तो ये हो जाएगा, देख, मास पर 0, लंबाई पर 1 और टाइम पर -1। एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है लंबाई अपॉन टाइम की पावर 2। तो इसका डायमेंशन बैठेगा मास पर 0, लंबाई पर 1 और टाइम पर -2। अब आ गया सबसे इंपॉर्टेंट, फोर्स। फोर्स होता है Ma, न्यूटन्स ने बताया था। तो इसका डायमेंशन हुए M/1, L/1 और T पर -2। अब इसको याद ही कर लें क्योंकि ये बार बार काम आएगा। तो फोर्स हो गया। अब वर्क क्या होता है, और वर्क के साथ साथ और क्या क्या आएगा? वर्क तो होता है, देखो, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स के साथ साथ एक डिस्प्लेसमेंट हो, तो ये जो फोर्स की है ना, ये जो फोर्स की है, इसमें सिर्फ एक लंबाई और डालना है आपको। तो M1 लंबाई 1 और 1 2 हो गई और टाइम की पावर -2।
लेकिन इसमें मैं ये कहना चाहता हूँ कि वर्क जो है एक तरह से एनर्जी का ही रूप है। सर कौन सी एनर्जी? भाई देख, कोई सी भी एनर्जी हो, काइनेटिक एनर्जी हो, पोटेंशियल एनर्जी हो, टोटल एनर्जी हो, या किसी भी तरह की एनर्जी हो, उन सब का भी यही फॉर्मूला है। टॉर्क एक चीज आती है रोटेशनल मोशन में, उसका भी यही फॉर्मूला है। क्लियर? हीट का भी यही डायमेंशनल फॉर्मूला होगा। तो ये काफी लोगों का है, किस किस का? हीट का, स्पेसिफिक हीट, जो भी हीट आप अभी बोलेंगे वो, ठीक है, टॉर्क का, ऊर्जाएं सारी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल टाइम, टोटल एनर्जी, वर्क, ये सब हिंदी में उसे बोलते हैं कार्य, उष्मा, बल, आघूर्ण, ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, सब, इन सब का यही डायमेंशन है। क्लियर? तो ये काफी इंपॉर्टेंट हुआ। उसके बाद आता है आपका पावर। पावर होता है, देखिए, फोर्स इंटू वेलोसिटी। या तो आप ये मान लीजिए फोर्स इंटू वेलोसिटी होता है, या आप ये मान लीजिए कि वर्क अपॉन टाइम होता है। कोई भी एक कर लीजिए, जैसे तुम्हारे सामने वर्क है, टाइम का और भाग दे दो, इससे इजी पड़ेगा। देखो M1 L2, टाइम का भाग देंगे तो दो तो ऑलरेडी माइनस है, तो -3 हो जाएगा। प्रेशर क्या होता है? प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स क्या है ढूंढो, ये रहा फोर्स, ये रहा। ठीक, फोर्स ये रहा। तो फोर्स में एरिया का भाग देना है, मतलब लंबाई की पावर 2 का। तो फोर्स में क्या होता है? L की पावर 1 होता है। तुम इसमें L की पावर 2 का भाग दोगे तो L की पावर -1 और T की पावर -2। मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम P होता है M इंटू वी। तो मास इंटू वेलोसिटी। तो मोमेंटम का डायमेंशन बनेगा मास इंटू वेलोसिटी। तो मास तो होता है 1, वेलोसिटी होता है, वेलोसिटी होता है लंबाई 1 और टी की पावर -1। तो ये मोमेंटम का हो गया। आइए और आगे बढ़ते हैं। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी। अब इसका मैं कहाँ बताऊं, थोड़ा बाहर यहाँ बता देता हूँ। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जैसे फोर्स होता है आपका जी, M1 M2 मतलब m² डिवाइड बाय r²। तो जी बना आपका फोर्स, उसके साथ में r² अपॉन m²। तो फोर्स की तो अपन जानते ही हैं क्या होती है, M1 L1 और T-2। साथ में क्या आ गया, r² मतलब लंबाई की पावर 2। और नीचे क्या है, मास का स्क्वायर मतलब kg की पावर 2, मतलब मास, ये वाला जो मास है। तो इसको आप मास ही लिख लो थोड़ी देर के लिए। ठीक है, टैब में कर रहा हूं, मैं भूल गया था। तो मास ही लिख लो, तो m की पावर 2। तो एक m से एक m कट गया। तो बताओ g की डायमेंशन क्या बच रही है? m की पावर -1, l की पावर 3 और t की पावर -2। तो भैया ये आ गया m की पावर -1, l की पावर 3 और t की पावर -2। अब एंगल और स्ट्रेन देखिए, एंगल जो होता है थीटा, वो होता है L अपॉन आर, दूरी अपॉन दूरी, तो कोई डायमेंशन नहीं। स्ट्रेन भी क्या होता है, डेल्टा L अपॉन एल, ये भी दूरी अपॉन दूरी, तो इनकी कोई डायमेंशंस नहीं होती। इसमें फ्रिक्शन कोफिशिएंट म्यू को भी डाल सकते हैं आप। इसके अलावा आता है प्लैंक कांस्टेंट और एंगुलर मोमेंटम, इन दोनों की सेम होती है। प्लैंक कांस्टेंट को अपन h नाम से जानते हैं, एंगुलर मोमेंटम को L नाम से। तो आइए, थोड़ा सा स्पेस यहाँ बचा हुआ है। एंगुलर मोमेंटम L होता है mv/r, मास, वेलोसिटी और लंबाई। तो इसकी डायमेंशन बैठेगी मास, तो 1। और देखो वेलोसिटी में एक लंबाई और टी की पावर -1 होगा, और एक लंबाई यहाँ से आ रहा है, तो लंबाई की बैठ गई 2 और टाइम हो गया -1। हमने इतनी चीजें लिखी, हम ऐसे लिखते थोड़ी चलेंगे जिंदगी भर यार, दुनिया भर के होते हैं ये तो इसलिए अपन ने ये बस ये बताया कि देख, फॉर्मूला पता होना, जैसे एरिया, वॉल्यूम, डेंसिटी, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, वर्क, पावर, प्रेशर, मोमेंटम, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, प्लैंक कांस्टेंट, फॉर्मूला पता हो तो हम उसकी डायमेंशंस लिख सकते हैं। इतनी देर से मैं आपको ये सिखा रहा था। क्लियर? ओके सर, सीख गए। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि हम इसमें से कुछ क्वेश्चंस कर सकते हैं अब। ठीक, जैसे कि फाइंड डायमेंशंस ऑफ ईटा। जैसे कि एक फेमस फॉर्मूला होता है, बेन स्टोक्स, स्टोक्स का जो फॉर्मूला होता था, 6 पाई ईटा आर वी। वी यहाँ पे टर्मिनल वेलोसिटी होता है। ये स्टोक्स लॉ जो अपना आता है फ्लूइड मैकेनिक्स में, ये फॉर्मूला आता है। इसमें ईटा जो है वो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है। इसकी डायमेंशंस अपने को बतानी है, ये क्वेश्चन है। ठीक, तो बताइए क्या होगा। चलिए मैं कर देता हूँ। इधर फोर्स है तो M1 L1 और T-2। इधर 6 पाई का तो कुछ होता नहीं, ईटा का अपन निकाल ही रहे हैं। आर की मतलब L1, और वी वेलोसिटी मतलब चाहे टर्मिनल हो चाहे कोई भी वेलोसिटी हो,
तो L1 और T-1। देखो L, इस वाले L1 से अगर अपन बात करें, इस वाले L1 से ये L1 कट गया, T⁻1 - 1 से 1 - 1 कट गया, और ये वाला L1 इधर आ जाएगा। तो आपके ईटा का जो आंसर आता है वो आता है मास पे 1, L पे -1 और T पे -1 -1 -1। बिल्कुल, तो दिस इज द आंसर। ओके। चलिए आगे बढ़ाते हैं। अब आगे मामला ये है कि अपने को बताना है फाइंड डायमेंशन ऑफ सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन की डायरेक्शन डायमेंशन बतानी है। सरफेस टेंशन ये भी फ्लूइड में ही आता है। सरफेस टेंशन देखिए, मैं आपको अभी भी यही सिखा रहा हूँ कि अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आप काम कर सकते हो। तो आपको फॉर्मूला दिया जाएगा सरफेस टेंशन, या तो ऐसे लिखा हुआ फोर्स अपॉन लंबाई, या फिर ऐसे लिखा हुआ सिग्मा इक्वल टू फोर्स अपॉन लंबाई। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया। तो सिग्मा इक्वल टू फोर्स अपॉन लंबाई, ठीक, ये फॉर्मूला हो गया। अब बताओ, अब तो कर सकते हो। हाँ सर, तो सिग्मा इक्वल टू फोर्स अपॉन लंबाई। फोर्स में होता है M1 L1 और T-2, लेकिन अपन ने लंबाई का भाग देना है तो लंबाई पे क्या बचेगा? 0। दिस इज द आंसर। ठीक, अब यहाँ पर अपन आगे बढ़े तो एक छोटा सा क्वेश्चन और। फिजिकल क्वांटिटी विद नो यूनिट एंड डायमेंशन। फिजिकल क्वांटिटी विद नो यूनिट एंड डायमेंशन, ना तो उसकी कोई यूनिट है, ना उसका कोई डायमेंशन है, ना तो घर है ना बार है। तो भैया इसको बोलते हैं, इसका एग्जाम्पल है स्ट्रेन। याद रखना, इसकी कोई यूनिट भी नहीं है और ना ही इसका कोई डायमेंशन है। ठीक, ओके सर, याद रहेगा। अगला है क्वेश्चन, फिजिकल क्वांटिटी PQ विथ यूनिट, जिसकी यूनिट तो है, एंड विदाउट डायमेंशन। विदाउट डायमेंशन, जिसकी यूनिट तो है लेकिन डायमेंशन नहीं है। तो ऐसा उसका एग्जाम्पल जो है वो है आपका एंगल। ये आपको याद रखना था, क्वेश्चन था ये, मैं क्वेश्चन के थ्रू बातें बता रहा हूँ। ठीक, तो ठीक है जी, ये बातें हैं। अब इनका यूज क्या है सर? डायमेंशन निकालना आ गया अपने को, अब इसका यूज बताइए आप। ठीक, तो अपन करेंगे यूजेज ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। जो भी हमने डायमेंशन एनालिसिस पढ़ा उसके क्या यूज है? तो पहला यूज है टू कन्वर्ट फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अदर। एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में लेके जाना है। अच्छा सर, ले चलो, चलिए बताता हूँ कैसे लेके जाते हैं। देखिए, लेट सपोज अपन जो है इसमें कॉन्सेप्ट क्या होता है, थोड़ा आपको कल भी बताया था मैंने। मैग्नीट्यूड जो होता है N×U, ये क्या होता है? कांस्टेंट होता है। अब N×U कांस्टेंट होता है, मतलब N1 × U1 इक्वल टू N2 × U2। अब जो नीट और जेई में काम आने वाले कॉन्सेप्ट हैं वो शुरू हो चुके हैं, तो यहाँ से बहुत ध्यान से आप देखना, ठीक है। देखिए, अपने को जनरली क्या होता है, N2 पूछता है, अपने को N1 पता होता है, एग्जाम्पल तौर पे 1 मीटर कितना सेमी। तो ये अपन आ गए किसमें? CGS यूनिट में आ गए। और मीटर क्या था? SI यूनिट था। इसकी वैल्यू इसमें SI यूनिट में 1 है और इसमें पूछी है। ठीक, अगर जो आपकी यूनिट की वैल्यू है वो कम होगी तो मैग्नीट्यूड बढ़ता है। जैसे कि SI यूनिट में मीटर बड़ा होता है और CGS यूनिट में सेंटीमीटर छोटा होता है, तो ये वैल्यू पक्का 1 से बड़ी आती है, और आपको पता है ये 100 सेमी आती है। इस बात को भी याद रखना। तो फिर से मैं बढ़ता हूँ आगे। अपने को बोला है यहाँ पर कि भाई अपने को बताना है कि N2 पूछा है अपने को, तो N2 क्या होगा? N1 U1 अपॉन U2। अब इसके ऊपर अपन काम करेंगे। तो आइए आगे बढ़ाते हैं इसको, इसके ऊपर कैसे काम होता है देखते हैं। तो जैसे कि क्वेश्चन है, कन्वर्ट 1 न्यूटन इंटू डाइन। बताइए, 1 न्यूटन को कन्वर्ट कैसे करेंगे डाइन में?
तो भाई एक न्यूटन जो है वो एसआई यूनिट है और डाइन जो है वो सीजीएस यूनिट है। अच्छा जी सर, ये बात है। ठीक है, तो अब क्या करें। आपसे पूछा है कि एक न्यूटन इज इक्वल टू कितना डाइन। ठीक है सर, कितना डाइन बता देंगे। तो देखिए क्या करना है, N2 करना है आपको, N1 आपका एक न्यूटन है। फिर आपको करना है इसमें उसकी यूनिट्स का भाग, जिसमें आएंगी मास, लंबाई और समय। तो मास देखिए, अब आप किस में थे, एसआई यूनिट में थे, तो आपका मास किस में दे रखा होगा, केजी में। लंबाई दे रखी होगी मीटर में। टाइम दे रखा होगा सेकंड में। ठीक। फिर आप किस यूनिट में गए, आप गए सीजीएस यूनिट में। सीजीएस में मास किस में होता है, ग्राम में। लंबाई किस में होती है, सेंटीमीटर में। और समय किस में होता है, सेकंड में। पर सर ऐसे करेंगे तो सबका सेम आ जाएगा। हाँ यार, ये तो गड़बड़ है। नहीं, तो आपको एक चीज और करनी पड़ेगी। फोर्स में क्या होता था देखो, एम पर वन, एल पर वन और टी पर -2। किसी और चीज में ये कुछ और रहती है। तो जो डायमेंशंस हैं उनको भी आपको लाना पड़ेगा, और डायमेंशंस ए बी सी यहाँ पे लिखने पड़ेंगे। तो ये बन गया आपका मेन फॉर्मूला। ठीक है, जो भी आप पढ़ रहे हो, जो भी आपका रहेगा वो। तो मेन फॉर्मूला जो है मैं फिर से लिख देता हूँ। मेन फॉर्मूला बन गया N1 × M1/M2 की पावर A, L1/L2 की पावर B, T1/T2 की पावर C। ये है अपना फॉर्मूला, और उसका यूज मैंने ऊपर करके दिखाया। अब उसको नीचे फिर से लिखता हूँ। तो N2 इक्वल टू 1, तो अब छोड़ो बार बार क्या लिखना है। देखिए अब केजी में लिखा हुआ है ये सेक्शन आपका केजी में लिखा हुआ है, ये वाला। तो इसको अपन क्या करें, केजी की जगह 10 की पावर 3 ग्राम लिख देते हैं। नीचे ग्राम ऑलरेडी लिखा हुआ था। इसकी पावर ए, अब ए क्या है देखो, ए यहाँ पे 1 है, ये डायमेंशंस है। बी भी 1 है और सी यहाँ पर -2 है। तो ये 1 हो गया पावर। ठीक, अब आता है सेम मीटर को। इस वाले सेक्शन में यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर जो एम है मीटर, उसको 10 की पावर 2 सेमी लिख सकते हैं। नीचे सेमी लिखा हुआ है। और इसकी पावर बी, बी कितना है, 1। और टाइम में 1 सेकंड, और 1 सेकंड में इसमें पावर है -2। तो ये आपका जो है आंसर अब आने वाला है। अब इसमें देखेंगे तो N2 इज इक्वल टू 10 की पावर 3, ग्राम से ग्राम कट गया और 10 की पावर 3 आ गया। इसमें सेमी सेमी कट गया और 10 की पावर 2 आ गया। इसमें 1 की पावर -2 करो करो, एक ही रहेगा तो कुछ भी करो। तो ये आ गया 10 की पावर 5। तो आपका आंसर आया कि एक न्यूटन जो है वो कितना डायन था, ये सवाल था। तो आंसर आ गया 10 की पावर 5। कभी कभी जो अच्छा सवाल बन जाता है उसमें ये पूछ लेते हैं कि एक डायन क्या बना, मतलब ये तो जनरल सिंपल है। पर उल्टा भी पूछ लेते हैं। तो एक डायन बना 10 की पावर -5 न्यूटन, इसको इस तरफ ले चलेंगे। जब भी कोई अच्छा अजीब सा सवाल होगा तो उसमें ये पूछा होगा। ठीक, तो ये पूछ लेते हैं कि एक डायन क्या है, तो 10 की पावर -5। तब इसको आगे ले चलते हैं। ठीक, तो ये सवाल अपन ने करा। अब सेम टू सेम एक और क्वेश्चन अपन करेंगे, जो है कि भाई बताइए, कन्वर्ट 1 जूल इंटू अर्ग। अर्ग में कन्वर्ट कीजिए 1 जूल को। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपसे पूछा है कि 1 जूल इज इक्वल टू कितना अर्ग। ये SI, ये अपनी सीजीएस यूनिट है, और ये अपनी SI यूनिट है। क्लियर है, ओके सर। तो आइए अब अपन इसको सोल्व कर लेते हैं। तो अपन लिखेंगे N2 इज इक्वल टू N1, सर एक, मास 1 अपॉन मास 2 का रेशियो, अपॉन लंबाई 1 लंबाई 2 का रेशियो, टाइम 1 टाइम 2 का रेशियो। तो मास 1 मास 2 क्या है, देखिए आपका मास, आप एसआई यूनिट में थे तो मास होगा फिर से केजी, इसमें होगा ग्राम। ठीक है, लंबाई, लंबाई होगी इसमें मीटर एसआई यूनिट में, इसमें होगी सेंटीमीटर। इसमें समय 1 सेकंड और इसमें भी 1 सेकंड। अब रहा एनर्जी और वर्क के बारे में बात कर रहे हो आप। तो वर्क की जो डायमेंशन होती हैं, वर्क की डायमेंशन क्या होती है, M पर 1, L पर 2, T पर -2। तो पावर आ गई 1 और 2 और -2। तो फिर से हमने जब लिखा कि भाई 1 को तो अब लिखेंगे नहीं, 10 की पावर 3 अपॉन ग्राम और ग्राम, पिछले सेम सेम पिछली बार जैसा। 10 की पावर 2 और सेमी अपॉन सेमी, और 1 की पावर -2। तो इन पे अपन ने काम करना है। तो अगर देखें तो N2 जो आ रहा है आपका 10 की पावर 3, तो यहाँ से आ गया।
और इस बार इसका स्क्वायर है तो ये हो गया 10 की पावर 4 और 1। तो आंसर आ रहा है 10 की पावर 7। तो अपना आंसर आया कि सर 1 जूल जो होता है वो 10 की पावर 7 अर्ग होता है। लेकिन अगर पूछ ले कि 1 अर्ग क्या होता है तो वो 10 की पावर-7 जूल होता है। तो ये रहे अपने दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो अब अपन जो है आगे बढ़ते हैं, सिस्टम को और आगे बढ़ाते हैं। ठीक। अब आपसे जो है इसी तरह का एक नया सॉल्व करवाता हूँ जो शायद नीट में किसी अच्छे टाइम पे आ चुका है। ठीक। इन ए पर्टिकुलर सिस्टम ऑफ यूनिट ऑफ लेंथ मास एंड टाइम आर चूजन टू बी। तो लेंथ जो है उसे जो है 10 सेमी बोला जा रहा है किसी यूनिट सिस्टम में। मास को जो है वो 10 ग्राम बोला जा रहा है। एंड जो समय है, समय को बोला जा रहा है 0.1 सेकेंड किसी सिस्टम ऑफ यूनिट में। ठीक है। ठीक है सर। द यूनिट ऑफ फोर्स इन द सिस्टम विल बी। तो इसमें फोर्स को क्या बोलेंगे? ऑप्शंस हैं 0.1 न्यूटन, ऑप्शन बी 1 न्यूटन, ऑप्शन सी 10 न्यूटन, या ऑप्शन डी 100 न्यूटन। तो फोर्स क्या बोलेंगे? ठीक है सर, फोर्स मैं एक बार पानी पी लेता हूँ, ट्राई करें। तो फोर्स को क्या बोलेंगे? फोर्स को अपने को क्या बोलना है, देखते हैं। देखिए, फोर्स जो होगा वो क्या होगा? फोर्स होगा भैया, आपको जैसे ये पूछा है कि फोर्स क्या होगा तो आप ऐसे लिखें, आप ऐसे करें कि सर 1 न्यूटन इज इक्वल टू कितना। अब उसमें नाम तो पता नहीं, अब डाइन वाइन तो है नहीं, कुछ और नाम है वो। तो उसको मैं नाम बोल देता हूँ, जैसे कि चलो मेरे नाम से बोल देता हूँ 1 न्यूटन इक्वल टू इतना जे। तो कितना जे पहले ये पता लगाते हैं। तो भैया उसको बोलेंगे N2, इस चीज को जो अपन पता लगा रहे हैं। तो वो होगा N1, साथ में वही सारी यूनिट्स आपकी, मास, लंबाई, समय, उनके भाग। ऐसा यूनिट में केजी, ठीक है, पावर 1। इसमें मीटर, पावर 1। इसमें समय को 1 सेकंड और पावर 1। लेकिन नीचे क्या है अब सुने, लंबाई है 10 सेमी, तो यहाँ पर आप 10 सेमी लिखेंगे। मास है 10 ग्राम, तो यहाँ पर आप 10 ग्राम लिखेंगे। और समय है 0.1 सेकेंड है, टाइम पे -2। पावर कितनी है? -2। कैसे पता चला? फोर्स की डायमेंशन 1, 1 और -2 होती हैं, तो वो पावर लगा दी हमने। अब जो N2 है वो है 1, साथ में केजी की जगह आप 10 की पावर 3 ग्राम लिखेंगे। तो नीचे लिखा हुआ है 10 ग्राम। आप मीटर की जगह 10 की पावर 2 सेमी लिखेंगे, नीचे लिखा हुआ है 10 सेमी। और पावर 1 1 है पे। ठीक। और इसमें 1 बटा में इसमें भी 0.1 सेकेंड है। तो 10 हो जाएगा ये, और ये 0.1 है नीचे, 10 हो जाएगा, तो ये आया -2। फिर से थोड़ा और सोल्व करना पड़ेगा। ग्राम से ग्राम कट गया, ये बचा 10 की पावर 2, पावर 1 है इस पे। ये बचा 10 से 100 कट गया तो 10 बचा। और ये देखिए 10 की पावर-2 है, तो फिर से वो उल्टा हो गया, 10 की पावर 1/100। 100 से 100 कट गया तो ये आता है 10। तो जो N2 यहाँ पे रखना है उसकी वैल्यू आती है 10। यहीं पे सोल्व करते हैं। तो देखिए 1 न्यूटन जो है वो 10 जे। जे यहाँ पे मेरा नाम मैंने रखा है, चलो थोड़ा और कर देता हूँ, JBS इज इक्वल टू 10 JBS। तो हमसे पूछा था कि इस यूनिट में फोर्स क्या होगा, तो 1 JBS क्या होगा? तो वो होगा 0.1 न्यूटन। तो किसी बच्चे को सी लग रहा होगा, पर आंसर सी नहीं, आंसर जो है ए ऑप्शन है। 1 JBS जो होगा वो 0.1 न्यूटन के बराबर होगा। क्लियर? ओके सर। अब आइए, ये था अपना क्या चल रहा था, ये अपना यूज चल रहा था, अपन इसका यूज कैसे करते हैं। तो यूज में अपन क्या पढ़ रहे थे कि कैसे यूज करते हैं, देखो ये रहा। यूजेज ऑफ डायमेंशन एनालिसिस टू कन्वर्ट ए फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अदर। तो अपन इसमें 3 एग्जांपल करे। पहला तो पहले थ्योरी पढ़ी, फिर फोर्स को कन्वर्ट किया, फिर एनर्जी को किया एक अर्क को, और फिर एक अच्छा सवाल किया। इसी के साथ अपन इस सेक्शन को आगे बढ़ाते हुए इसका यूज नंबर 2 लिखते हैं। अब यूज नंबर 2 जो है, टू चेक द डायमेंशनल करेक्टनेस। यूज नंबर 2, टू चेक द डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ ए गिवन फिजिकल
रिलेशन। मतलब कोई फॉर्मूला होगा, वो सही है या गलत है, अब ये चेक करने की जिम्मेदारी आप पर आ पड़ी है। आप पर मतलब मुझ पे, क्योंकि आपकी सारी जिम्मेदारी मेरी है। कॉन्सेप्ट जो इसमें यूज होगा कि जो दोनों तरफ जो टर्म्स हैं उनको अपने क्या कर देना है, उनकी डायमेंशंस को बराबर कर देना है। मतलब इधर अगर आलू लिखा हुआ है तो दूसरी तरफ भी आलू ही होगा। क्लियर? ये इसका मतलब है। तो आइए चेक करते हैं। पहला सवाल जो इसमें है, t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। अगर आप पढ़ चुके हैं लीडर बैच के या 12वीं बैच के हैं तो 11वीं पढ़ चुके हैं, तब तो आपको पता है कि भाई ये होता है। पर मान लो कोई बच्चा 10वीं पास करके आया, उसको नहीं पता। अपने को चेक करना है कि ये सही है या गलत है। सही या गलत, क्या है ये फॉर्मूला, सही है या गलत है। तो अपन क्या करेंगे देखिए, इधर तो पता है टाइम है, तो टाइम पे तो मास पे 0, लंबाई पे 0 और टी पर 1। लेकिन यहाँ पर 2 पाई का तो कुछ भी नहीं है। एल बाई जी की बात करें अगर, तो अंडर द रूट एल मतलब लंबाई, तो लंबाई पे 1। जी एक तरीके से एक्सेलरेशन होता है, और एक्सेलरेशन होता है L1 T-2। तो L1 और T-2, तो L1 से L1 कट गया, तो ये हुआ 1/t⁻²। इसे ढंग से लिखें तो ये बन जाता है t⁻², ऊपर चला जाएगा, अंडर रूट से बाहर आएगा सिर्फ t। हेंस प्रूव RHS इज इक्वल टू LHS। इधर भी t लिखा था, इधर भी। हाँ, ये सही फॉर्मूला है। कैसा फॉर्मूला है? ये एक सही फॉर्मूला है, सही फॉर्मूला है भाई साहब। ठीक। ठीक है सर, ये तो हुआ आसान सा सवाल। एक अच्छा सवाल और बता दो सर इसमें। चलो आपको एक अच्छा सवाल करा देते हैं। देखिए, अच्छा सवाल ये है कि एक चीज है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, प्रेशर लिखा हुआ है मैंने, प्रेशर। ठीक। प्रेशर जो है वो लिखा हुआ है 3 F V² से अपॉन π² T²X। आपको फिर से बताना है, क्या ये फॉर्मूला सही है या गलत। अगर आप खुद से करना चाहते हैं तो वीडियो को रोक कर खुद से करें, मैं इसको अब सोल्व कर देता हूँ। तो आप इसको चेक करें तो इधर 4 है, 3 को भूल जाओ, 3 को छोड़ो, π² को भी छोड़ दो। एफ को सोचो, एफ होता है m1 L1 T-2। वेलोसिटी का स्क्वायर है तो L1 और T-1, और इसका स्क्वायर अपॉन नीचे T² है तो T² और x मतलब लंबाई। अगर चेक करें तो इस तरफ जो बैठ रहा है m तो अकेला है, L1 ये है, और इस L1 से ये L1 कट गया, इस L1 से ये L1 कट गया, इस L1 से ये L1 कट गया। ठीक। और ये L1 जुड़ गया, ये L1 बच गया, इसमें स्क्वायर लगा हुआ है, तो इसमें स्क्वायर लगा हुआ है, तो L का हो गया स्क्वायर। ये L का स्क्वायर T⁻², और ये T⁻2 नीचे है, T⁻² ऊपर है, या T⁻, तो -6 हो गया। तो ये बना m1 L2 T-6, जबकि प्रेशर में होता है m1 L-1 और T-2। तो ये नहीं, LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, तो ये गलत फॉर्मूला है। और इस तरीके से कोई चीज सही है या गलत है, ये अपन चेक कर सकते हैं। ठीक। ओके जी। फिर इसका सबसे बेस्ट यूज अब आ रहा है, मतलब जो है, कोई फॉर्मूला ड्राइव करना है अपने को। तीसरा यूज इसका, कि कोई फॉर्मूला ड्राइव करना है, विभिन्न भौतिक राशियों के बीच संबंध क्या है वो बता देगा अपने को। ठीक। तो जो, जैसे कि कैसे बता देगा, जैसे कि मान लीजिए कि आपको बोले कि टाइम पीरियड ऑफ ए सैटेलाइट इज डिपेंडेंट ऑन G, M, R। 3 चीजों पे डिपेंड करता है। जी यहाँ पे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, M यहाँ पे मास है, और R यहाँ पे क्या है, रेडियस है जिस धरती की। ठीक। तो कोई सैटेलाइट जो है धरती के चारों तरफ ऐसे घूम रहा है, ऐसे, जिस जो धरती से उसकी जो रेडियस है सैटेलाइट को घूमने की, वो R है। जी आपको पता ही है। मास जो है वो किसका है, मास यहाँ पे धरती का मास है। ठीक। ओके जी सर। रेडियस भी धरती की रेडियस है, जो उसकी घूमने की वो है। एक्चुअली यहाँ पे जो एच है वो काफी लेस देन होता है, इसलिए रेडियस को ही बराबर माना गया है। अपने को बताना है कि बताइए क्या फॉर्मूला बनेगा, तो हम बिना कुछ पढ़े उस चैप्टर के इसमें बता पाएंगे कि कैसे होगा। और ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट में
आई थिंक 11 से लेके 16 तक 4-5 साल लगातार इस पे क्वेश्चन आए थे। और उसके बाद बीच में शायद एक बार कहीं और आया था। और उसके बाद 2025 में भी इस पे क्वेश्चन आए थे। 2025 वाला अपन कल आपको करवाएंगे, जब अपन जेई मेंस लेवल के सवाल करेंगे तब। अभी अपन थ्योरी में आगे बढ़ते हैं। तो देखिए टाइम जो है, जिस जिस चीज पे जिस जिस चीज पे ये डिपेंड कर रहा है वो अपन लिख देते हैं जी की पावर ए, एम की पावर बी, और आर की पावर सी। ऐसे अपन ने लिख लिया। अब अपने का अपना मेन मकसद जो है ए बी और सी को ही निकालना है। अब अपना मेन मकसद ए बी और सी को ही निकालना है, ठीक है। ठीक है सर। अब जी की डायमेंशन जानते हो क्या? अच्छा, इधर क्या है टी। तो टी की डायमेंशन तो क्या है, M0, L0 और टी पर 1। क्या आप जी की डायमेंशन जानते हो? अभी थोड़ी देर पहले करवाई थी। एम पर -1, एल पर 3 और टी पर -2 होती है, अभी तो करवाया था। एम है मास, मास पर तो एम पर 1, एल पर 0 और टी पर 0। पावर हो गई बी। और जो है अपना जो सी है, उसके लिए अगर बात करें तो आर होता है लंबाई, तो M0, एल पर 1 और टी पर 0, इसकी पावर सी। अब डायमेंशंस को एकत्रित कीजिए। मास की डायमेंशंस जो है उनको एक साथ इकट्ठा करो। देखो यहाँ पर माइनस का ए है, तो माइनस का ए। दूसरे वाले में मास पर सिर्फ बी है, तो प्लस का बी। और तीसरे वाले में कुछ नहीं, इधर सिर्फ टी पर 1 है, एम और एल पर 0 है। अब आगे बढ़े तो लंबाई की गिनो। लंबाई पे क्या है, 3a है ना, a × 3। 3a है, इधर कुछ भी नहीं है, तीसरे वाले में सिर्फ c है। पावर जो है वो ऐसे गुणा में होती है तो ऐड हो जाती है। और टाइम पे क्या है, उधर तो -2 है पहले वाले में, और तो कहीं पर कुछ नहीं। अब कंपेयर करना होता है। देखो इसमें मास पर 0 है ना, इसमें मास पर क्या है, माइनस का a और प्लस का b। तो ये क्या होना चाहिए, 0। कंपेयर करना है। ऐसे ही लंबाई पर क्या है, 3a प्लस सी। और इधर लंबाई पे क्या है, इधर 0 है, तो ये होना चाहिए। और तीसरा है आपका टी। टी पर कितना है, -2a पावर है, और इधर कितना है, 1। ठीक है सर, इससे हमें सबसे पहले कौन मिल गया, ए मिल गया। तो ए कितना आ रहा है, -½ अब अगर इक्वेशन फर्स्ट की बात करूं तो a = b है, तो b भी कितना आ गया, -½ अब अगर हम इक्वेशन दूसरे की बात करें जिसमें 3a प्लस सी इक्वल टू 0 लिखा है, तो अगर मुझे c चाहिए तो वो होगा -3 × a। पर a तो -½ है, तो c की वैल्यू आती है +3/2। अब इस चीज को आगे अगर अपन बढ़े तो क्या होगा कि अपने को ए बी सी तीनों मिल गए। तो आपके जो फॉर्मूला था, तो ऊपर अपने लिखा क्या, लिखा था T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जी की पावर ए, एम की पावर बी और आर की पावर सी। तो ऐसा था, तो अपन इसको क्या करेंगे, T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ठीक, जी की पावर ए की वैल्यू आप रख देंगे, ए की वैल्यू कितनी है, -½ एम की वैल्यू भी आप, बी की वैल्यू आप रख देंगे, वो भी है -½ और आर की वैल्यू है प्लस का, सी की वैल्यू है 3/2। ठीक है सर। अब इसको थोड़ा सा सोल्व करें हल्का सा, तो ये आधी पावर माइनस की है, दोनों नीचे चल जाएंगी। और सबका अपन अंडर रूट कर देते हैं, 1/2 सब में है। तो ऊपर हो जाएगा r³ और नीचे हो जाएगा कैपिटल GM। अब ये फॉर्मूला वास्तव में उस चैप्टर में जो होता है वो होता है ये √r³ सिर्फ 2 पाई को छोड़कर, सिर्फ 2 पाई को छोड़कर इसने सब कुछ सही सही बता दिया। जबकि उस चैप्टर के बारे में अभी अपन कुछ नहीं जानते हैं। मतलब इस डायमेंशनल कांस्टेंट को छोड़ के बाकी सब कुछ उसने सही सही बता दिया। तो इस तरीके से फॉर्मूला ड्राइव करके ये मेथड हमें देता है। अब इसमें क्या है कि 2 पाई जो है वो तो इसकी लिमिटेशंस में आता है। किस में आता है, लिमिटेशन में। ये इसकी लिमिटेशन है, ये अपन बाद में पढ़ेंगे, ठीक। तो लिमिटेशन तो बाद में पढ़ेंगे कि भाई क्या इसकी लिमिटेशन है। तो आइए अब अपन आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि अब जैसे मैं अब इस पे कैसे कैसे सवाल कर सकते हैं। जैसे कि मान लो कहीं पर लिखा हुआ है एनर्जी। एनर्जी जो है उसको E मानना है आपको, वेलोसिटी को मानना है V, और टाइम जो है वो है T, ठीक। वर चूजन एज द बेस क्वांटिटी,
देन डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर मास विल बी। तो मास जो होगा वो इन पे कैसे डिपेंड करेगा, मास इन पे कैसे डिपेंड करेगा, मतलब कि ई की पावर ए, वी की पावर बी और टी की पावर सी। मतलब ए बी सी अपने को निकालने हैं और इनके ऑप्शंस जो हैं वो ऐसे दे रखे हैं, ई की पावर वन, वी की पावर टू और टी की पावर वन। ऑप्शन बी, ई की पावर टू, वी की पावर माइनस टू, टी की पावर जीरो। ऑप्शन सी, ई की पावर वन, वी की पावर माइनस टू, टी की पावर जीरो। या ऑप्शन डी, ई की पावर माइनस वन, वी की पावर टू और टी की पावर प्लस वन। ठीक, तो ये कुछ ऑप्शंस हैं। आइए आप लोग सोल्व करें, तब तक पॉज करके मैं भी सोल्व कर देता हूँ। तो क्या करना है कि आपको मास लिखना है। मास की तो पावर वन हो गई, लंबाई और टाइम पर जीरो, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई। अब एनर्जी होता है m1 l2 t माइनस टू की पावर ए। वेलोसिटी होता है m0 l1 t माइनस वन की पावर बी। और टाइम होता है m0 l0 t1 की पावर सी। अब डायमेंशंस को इकट्ठा करना शुरू करो। इधर तो सिर्फ मास है, मास की पावर वन l0 t0, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास की पावर पहचानो ए। देखो, ए इंटू वन पहले वाले में, दूसरे वाले में कुछ नहीं, तीसरे वाले में कुछ नहीं। अच्छा यार, चलो लंबाई की पावर पहचानो। पहले वाले में क्या है, टू ए, कितनी है टू ए। दूसरे वाले में कितनी है बी। तीसरे वाले में कितनी है सी इंटू जीरो, तो कुछ नहीं है, देखो गुणा करना पड़ता है। ठीक, पहले में टू एल ए को टू से गुणा किया, फिर बी को वन से, और सी में कुछ नहीं मिला। ऐसे ही टाइम पे क्या पावर है, पहले वाले में है माइनस टू ए, दूसरे वाले में है माइनस बी और तीसरे वाले में है माइनस सी। ओहो, अब कंपेयर करेंगे, एम के ऊपर क्या पावर है ए आ गया वन। ठीक, ओके सर। दूसरे में टू ए प्लस बी, इस तरफ लंबाई पे ये पावर है और इस तरफ लंबाई पे जीरो पावर है। तो बी की वैल्यू आ गई माइनस का टू ए, पर ए तो वन था, तो बी की वैल्यू आ गई माइनस का वन। तो दो वैल्यू आ चुकी हैं। अब अपन देखें तो सी का बचा हुआ है। तो तीसरे को कंपेयर करेंगे तो माइनस का टू ए, माइनस का बी और माइनस का सी, ये किसके बराबर है, जीरो के। ए की वैल्यू तो थी वन, तो माइनस का टू इंटू वन, माइनस बी की वैल्यू है माइनस वन, तो ये प्लस वन हो जाएगा। और माइनस का सी था तो इसको उधर ले चलो, तो सी हो गया। तो सी की वैल्यू आती है, सी की वैल्यू जो है, बी की वैल्यू माइनस टू, अरे यार ये वन, देखो ये ए वन था ना, तो ये टू आएगी। तो बी की वैल्यू आती है माइनस टू। अब देखो ये माइनस टू प्लस टू, तो सी की वैल्यू हो गई जीरो। तो ए की वैल्यू वन, देख लीजिए ए की वैल्यू वन। ठीक है, बी की वैल्यू माइनस टू ये रही, सेकंड ऑप्शन सही लग रहा है मुझे तो। और सी की वैल्यू जीरो, पर ए की वैल्यू वन नहीं थी, इसलिए सी ऑप्शन जाएगा। ए की वैल्यू वन, बी की वैल्यू माइनस टू और सी की वैल्यू जीरो, जो कि केवल थर्ड ऑप्शन में है। तो इस तरीके से अपन ऐसे सवालों को कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है सर। अब अगला सवाल जो है वो नीट 2014 का आने वाला है। नीट 2014 का सवाल करते हैं। चलिए, नीट 2014 का सवाल। ये मेथड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में भी बहुत काम आता है। इसमें क्या था कि फिर से मास पूछा था, और मास इक्वल टू फोर्स की पावर ए और वेलोसिटी की पावर बी और टाइम की पावर सी, ये था। अपने से पूछा था कि बताओ, क्या बताएं कि, क्या ऑप्शन होंगे। ऑप्शन थे एफ की पावर वन, वी की पावर वन, टी की पावर माइनस वन। ऑप्शन बी, एफ की पावर वन, वी की पावर वन, टी की पावर माइनस टू। आप सोल्व करना शुरू कर दीजिए। और ऑप्शन डी, अब मैं इसमें जो है लिखना शुरू कर रहा हूँ, एम की पावर वन l0 t0, डायरेक्टली पोर्शन में करेंगे। फोर्स में लिखूंगा m1, वेलोसिटी में m0 l1 t1 माइनस वन पावर बी, और टी पर है सिर्फ m0 l0 t1 सी। फिर से m1 l0 t0, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m की पावर्स।
देखिए ए है, बस ए ही है। एल की पावर ढूंढो। एक तो ए है प्लस बी है, बस इतनी है। और जो टी की पावर है वो है माइनस का 2a माइनस का ही बी और प्लस का सी। अब कंपेयर करें तो ए की वैल्यू आ रही है 1। ए की वैल्यू क्या आ रही है? 1। आप साफ साफ देखो, m की पावर एक है, यहाँ पे a है 1 है, तो m तो a तो आ गया 1। l वाली कंपेयर करें तो a प्लस b आता है 0, तो b कितना आ गया? माइनस a, पर a तो 1 था तो माइनस का 1। लास्ट बचा है माइनस का 2a, माइनस का b और प्लस का c। इसको जीरो करना है, यहाँ से c निकालना है। पर माइनस का 2a, a था कितना? 1 माइनस b, तो b जो है वो क्या है अपना? -1 प्लस सी इज इक्वल टू 0। मैं यहाँ से सी ढूंढ रहा हूँ, तो सी की वैल्यू आ जाएगी 1। तो अपना आंसर हुआ, ए आ गया अपना 1, 1 1 1 1 सब में है। बी आ गया -1 केवल सी और डी ऑप्शन में है, और सी है +1। तो डी ऑप्शन इसका आंसर, डी ऑप्शन। क्लियर? तो नीट 2014 क्वेश्चन अपन ने करा। कल अपन इस पे और भी कई क्वेश्चन करेंगे। 2015 का भी है, 16 का भी है शायद इसमें, और फिर 2025 में भी आया बीच में, और फिर जेई मेंस में भी कई बार आए हैं। तो इस वैरायटी को, मतलब डायमेंशन अपन एक बार में खत्म नहीं कर पाए, तो अपन उसका तीसरा रूल पढ़ रहे थे अपन कि उससे अपन कुछ क्वेश्चंस कर सकते हैं, है ना? तो तीसरा रूल, हाँ तीसरा चल रहा था। एक दो बातें और इसमें होंगी, तो डायमेंशन के लिए कम से कम 1 घंटे और क्वेश्चंस और थोड़ी बहुत थ्योरी और बतानी पड़ेगी, तब ये खत्म होगा। तो अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए अपना चैनल नीट जेई मास्टर क्लास, और डायमेंशंस के ऊपर कल फिर से एक लेक्चर